हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं ओसिया फैक्ट्री स्टेट रामलीला मैदान में जो कवि सम्मेलन होने वाला है उसको देखने के लिए, और आप सभी को भी दिखाएंगे। तो हम रेडी हो चुके हैं और चलते हैं फटाफट से। कवि सम्मेलन में कैसी क्या तैयारियां हैं ये सब देखना है, और शायद रात के 9 बजे स्टार्ट होने की टाइमिंग है उसकी, तो लेकर चलते हैं आप लोगों को। और तो दोस्तों, हम ओसिया स्टेट रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं यहां पर मंच पर कवि सम्मेलन की सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। अभी से 10 दिन पहले तक यहां पर रामलीला का भी मंचन होता आया है, आपने देखा। और आज यहां पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा होने वाला है। तो यहाँ पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आ चुके हैं सुरक्षा के लिए। और इस साइड में देखिए सभी के बैठने की अच्छे से व्यवस्था की गई है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर पंडाल और बड़ा लगाया गया है। काफ़ी भीड़ होने वाली है यहाँ पर आज, क्योंकि 2 साल बाद ये मुशायरा भी हो रहा है। तो ये आप जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये वो कवि और कवित्री की फ़ोटो हैं जो कि आज के कवि सम्मेलन में यहाँ पर आएंगे और आज का कवि सम्मेलन एवं मुशायरा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कवि कवित्रियों के नाम वगैरह दे रखे हैं और फ़ोटोज़ दी हैं। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर ये कवि यहाँ पर आएंगे और हम लोगों के बीच यहाँ पर मुशायरा एवं कवि सम्मेलन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सरस्वती जी की भी प्रतिमा लगा दी गई है और लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और 9 साढ़े 9 के बीच यहाँ पर कवि सम्मेलन शुरू हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर एक कैंटीन बनाई गई है चाय वगैरह के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो चुकी है और सभी लोग आ भी चुके हैं। बस कुछ ही देर में कवि सम्मेलन शुरू होने वाला है। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी का आह्वान करता हूँ कि वो आए और अपना मंच संचालन संभाले। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी। आज हम बिल्कुल पहले आप नहीं कहेंगे, आज हम पहले हम ही कहेंगे। देखो डायरी आ गई, सारे कवि 4-4 लाइन लिख दे, अब वही लाइनें लिखे जो सुना में ना, नहीं किसी के भी खिलाफ ना हो, हमारे देश के समर्थन में हो। क्योंकि ये जो जमीन है ना, इसको समझना आम आदमी के वश की बात नहीं है। अगर 1947 में तिरंगे का आरोहण हुआ कि नीचे से तिरंगा ऊपर की तरफ बढ़ा और यूनियन जैक ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो उसमें शाहजहांपुर का योगदान बहुत बड़ा योगदान। मैं श्रीमती आनंद जी को कहा गए, सर मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, आपने हिंदी में बोला और आप तमिल के हैं, तो मैं तमिल में बोल के शुरू करता हूँ। जितनी हिंदी आपको आती थी उतनी आपने बोली, जितनी तमिल मुझे आती मैं बोलता हूँ। अन्ना वलक्कम, इसका अर्थ होता है भाई साहब प्रणाम। अन्ना माने भाई और वलक्कम माने प्रणाम। तो मैं अपने इस शाहजहांपुर शहर के सभी अन्नाओं को प्रणाम करता हूँ। हमारे लखनऊ में भी एक अन्ना महाराज थे और आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग अभी भी आ जाएंगे, क्योंकि 2 साल जो दहशत में बीते वो पिछले महाप्रबंधक तो दहशत में ही निकल भी गए। अनूप शुक्ला जी मेरे दोस्त थे, इज राइटर मीटू वाला नहीं, हमारा वाला, वो भी राइटर थे, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन एक बार शाहजहांपुर खुलकर आनंद की तालियां बजाए, बहुत दिन बाद ये अवसर हमें मिला, बहुत दिन बाद। ये हमारा जो इधर वाला कुनबा है वो तो इस कवि सम्मेलन की हमेशा जान हुआ करता है, और ये जो दिनेश जी के नेतृत्व में जमींदार लोग बैठते हैं वो तो इस कवि सम्मेलन की सफलता के बजाय होते हैं। और जो पीछे हमारी जनता बैठी है, अगर वो नहीं हो तो इस कवि सम्मेलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नहीं, ये राजनीति का मंच नहीं, नारे तो हम अपने लिए लगवा लेंगे। आनंद जी एंड कॉपी टू ऑल, जितने ये आदरणीय उससे सब सारे अधिकारियों तक पहुंचे वो प्रणाम स्वीकार करें और ये कवि सम्मेलन शुरू हो। हमारे देश की राजनीतिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां, विदेशी स्थितियां उतार चढ़ाव झेला करती हैं, देखा करती हैं।
लेकिन अगर कोई एक स्थिति हमेशा तटस्थ रह करके काम करती है तो साहित्य की स्थिति होती है, अदब की स्थिति होती है। कवि जो देखता है, शायर जो देखता है, उसी की तर्जुमानी कर देता है, कभी कविता में कर देता है, शायर उसको शायरी में कर देता है। आज ये मंच बहुत ही मजबूत मंच है जिस पर ताहिर फराज जैसे बड़े शायर बैठे हों। इस मंच के सबसे बड़े वो कवि हैं आज। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी सदारत अनाउंस करूं और आप लोग उस अध्यक्षता के लिए तालियां बजाइए जिसको आज ताहिर फराज जी। सारे लोग तायीद करते हैं और हिंदी वाले भी समर्थन करते हैं। तायीद माने समर्थन, हिंदी वाले भी समर्थन करते हैं। हमारे देश में जब फखरुद्दीन अली अहमद या जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं तो भी हिंदुस्तान उसी एहतराम के साथ उनको तस्लीम करता है, स्वीकार करता है जिस आनंद और उत्सव के साथ वो प्रणब मुखर्जी को स्वीकार करता है। यही हमारे हिंदुस्तान की रवायत है, यही मुश्तरका तहजीब यानी कंपोजिट कल्चर यानी संयुक्त संस्कृति की यही पहचान है कि हम जितने लोग भारतवासी हैं वो सब भारतीय बन करके रहे। हमारा शुभंकर भी आ गया, इसको मारो मत। जिस बार ये महाराज आते हैं सामने उस साल कवि सम्मेलन बहुत सफल होता है और अभी तक कोई साल ऐसा नहीं बीता कि ये ना आए हो। इन्होंने अपनी विरासत अपने बाद वालों को सौंप रखी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आते हुए 27वां वर्ष है। लगातार तो नहीं है, बीच बीच में आप लोग नहीं बुलाते तो हम क्या कर देंगे, लेकिन 27 साल मुझे हो गए यहाँ आते हुए। हिंदू अजनबी हमारे दोस्त गीतकार हैं, वो तो मैं तब से उनको देखता था, उनकी मूंछें नहीं निकली थी, आज बढ़ोतरी आ गई उनकी। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे आप लोगों को अपने से जोड़ूंगा। मंच पर जहाँ ताहिर फराज साहब है वही हिंदी मंच की एक बड़ी कवयित्री। जब हम लोग मंच पर शुरू हो रहे थे तो मंच के एक एस्टेब्लिश्ड पोएटेस थी, उनकी वो कविता आश्रम में बुजुर्गों को छोड़ आते हैं, वो पूरे देश में पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थी। डॉक्टर मंजू दीक्षित हमारे हिंदी मंच की इस समय सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो हम इन दोनों को एहतराम करते हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं। शेष लोगों का मैं परिचय कराता जाऊंगा। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान सरोज सामने बैठे। पिछले साल सरोज जी ने हमें आमंत्रित किया था, संयोजक थे, अब उनका रिटायरमेंट हो गया। इस बार हमें धवन साहब मंत्री हैं, उन्होंने आमंत्रित किया। मेरी दुआ है कि इस साल ये भी रिटायर हो जाए। जो हमें आमंत्रित करता है वो अगले साल रिटायर हो जाता है। अब मत बताए, वो अंदर की बातें नहीं बताई जाती, हमको भी पता VRS लिया। तो VRS का मतलब हमको तो पता नहीं, क्योंकि हमने कभी नौकरी नहीं की। कुछ होता है वायरस से रिलेटेड होता है VRS। आगे शुरू करते हैं। मणिवातन जी, आप जितनी देर रुके, आप जितनी देर आपका मन हो आप रुकिएगा। हम आप पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको बहुत काम देखने होते हैं, आपको पूरी फैक्ट्री चलानी है, पूरा व्यवस्था देखनी है। तो जितनी देर आप हमें टाइम देते हैं, वी विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर योर नाइस कंट्रीब्यूशन, फॉर योर टाइम गिविंग टू अस। थैंक यू सो मच। मैंने अंग्रेजी इसलिए बोली कि हिंदी वाले जो उनको समझते हैं ना दो कौड़ी का, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ। आइए शुरू करते हैं। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है। वीर रस का कवि हमारा प्रिय सौरभ सुमन इस मंच पर है, समीक्षा सिंह, दो लोग यहाँ वीर रस के हैं। मैं वीर रस की पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, फिर मावाणी की वंदना और नाथ के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है। इन पंक्तियों पर आपकी तालियां ये बता देंगी कि 2 साल बाद होने वाला ये कवि सम्मेलन मुशायरा कितना अच्छा और कितनी देर तक आप लोग चलाने वाले हैं। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, लोहू से इसे सींचने की युग से प्रचलित परिपाटी है। तुम इसको माटी कहते हो, तुम इसको माटी कहते हो, मैं इसे मानता हूं सीता, जिसके आंचल पर लिखी हुई द्वापर युग की अक्षय गीता। इस माटी पर तरुणाई के इस माटी पर तीनों शहीद युवा भी नहीं हो पाए थे, तरुण थे जिन्होंने अपने को शहीद कर दिया। इस माटी पर तरुणाई के घन गरजे बिना बरसते हैं और इसकी रक्षा हित वीर उचित अवसर के लिए तरसते हैं। तो धरती पर अपनी मातृभूमि पर बलिदान होना सबसे बड़ा बलिदान होता है। हम आपको प्रणाम करते हुए मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे देश की बड़ी कवयित्री, आगरा से हमारे बीच पधारी प्रोफेसर डॉक्टर मंजू दीक्षित। सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। मां वाणी की वंदना का आदेश हुआ है, मां वाणी के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ, लेकिन आज के इस दौर में जिस वर की आवश्यकता है मैं वो वर मांगना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि मां सरस्वती की वंदना में बहुत कुछ कहा गया। सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आज जिस वर की आवश्यकता है मैं वो वर मांगती हूँ। आपका आशीष चाहती हूँ, मंच का भी आशीष चाहती हूँ। धन्यवाद।
कि बीना वादिनी महब ऐसा वरदान दे, बीना वादिनी महब ऐसा वरदान दे, वरदायिनी माँ इस बात पर ध्यान दे। भारत की आन बान शान को बचाने है तू, फिर से धरा पे कोई ऐसी संतान दे। बीना वादिनी माँ अब ऐसा वरदान दे, वरदायिनी माँ इस बात पर ध्यान दे। वर मांगती हूँ कि हार क्या हुआ है इस गांधी जी के देश में, हार क्या हुआ है इस गांधी जी के देश में, हर कोई जी रहा है यहाँ पे कलेश में। बापू की अहिंसावादी नीति आज व्यर्थ है, शांति के संदेश का न रहा कोई अर्थ है। स्वार्थ के लोभी जसते हैं संविधान को, स्वार्थ के लोभी जसते हैं संविधान को, ऐसे में बचाए कोई कैसे सम्मान को। भारत दे बीना वादिनी माँ अब ऐसा वरदान दे, वरदायिनी माँ इस बात पर ध्यान दे। वर मांगती हूँ, हमारे सारे कविगण यहाँ उपस्थित हैं, आपके समक्ष वर मांगती हूँ कि वीणा के स्वरों में कोई नई झनकार दे, वीणा के स्वरों में कोई नई झनकार दे, नवरस छंदबद्ध और अलंकार दे, शोधकार कवि की कलम को निखार दे, देशभक्ति और नव शक्ति संचार दे। तेरा नग्न चित्र न बनाए कोई भूल के, तेरा नग्न चित्र न बनाए कोई भूल के, चक्षु खोल के पिता हुसैन मत भूल के, सारे गुण दोष कभी आईने में देख सके लघु गुरु गण व्याकरण का ज्ञान दे। बीना माँ अब ऐसा वरदान दे, वरदायिनी माँ इस बात पर ध्यान दे। और अपनी नौजवान पीढ़ी के लिए वर मांगती हूँ कि देशभक्त जाग उठे अपने हिंदुस्तान में, देशभक्त जाग उठे अपने हिंदुस्तान में, ऐसा मंत्र फूक देशवासियों के कान में, उद्घोष कर जन गण मन गान में, वंदे मातरम रहे सभी की जुबान में। गौरव गिरे न कभी भारती के भाई का, गौरव गिरे न कभी भारती के भाई का, दिखा दे करिश्मा तू आरती के भाई का, मंत्रमुग्ध होके धर्म गगन भी झूम उठे, स्वरदायिनी तू सात स्वरों वाली तान दे। बीना वादिनी माँ अब ऐसा वरदान दे, वरदायिनी माँ इस बात पर ध्यान। अंतिम वर मांगती हूँ, आप सभी का आशीष चाहती सुनगा कि शारद सवार होके आजा अब हंस पे, शारद सवार होके आजा अब हंस पे, कहर तू ढा दे उग्रवादियों के वंश पे, उग्रवाद शेष न रहे कहीं जहान में, ऐसी आग लगा उग्रवादियों की खान में। आतंकी समय से पहले जाते शमशान में, आतंकी समय से पहले जाते शमशान में, यही लिखा पाए दिल गीता और कुरान में, भारत का भी झंडा चीख चीख कर कहता है, शारदे बुला ले मुझे अपने हिंदुस्तान में। बीना वादिनी माँ अब ऐसा वरदान दे, वरदायिनी माँ इस बात पर ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्तरका तहजीब का ये मंच शायद अब हिंदुस्तान में अकेला ही बचा है, वरना अब मुशायरे होते हैं, उसमें कवि सम्मेलन लिखा होता है, तो एक कवि होता है और 10 शायर होते हैं। जहाँ कवि सम्मेलन मुशायरा लिखा होता है वहाँ 7 कवि होंगे और 1 शायर होता है। लेकिन शाहजहांपुर की ये जमीन, ये अगर संचालक के बाद आमंत्रित करती है तो 5 कवियों को, 5 शायरों को आमंत्रित करती है। इससे ज्यादा सांप्रदायिक सद्भाव और बैलेंस किसी शहर में मुझे तो नहीं देखने को मिला, आप लोगों को मिलता होगा। सरोज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप सरोज ने पिछली बार हमें बुलाया था, बड़े गीतकार हैं, अच्छे गीतकार हैं, हम फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं और फैक्ट्री का ये सौभाग्य रहा। मैं जब पहली बार आया था तो ओम प्रकाश अडिग जी के समय आया था, बहुत वर्ष पहले 90s में। उसके बाद फिर मुझे अरविंद मिश्रा जी ने बुलाया, फिर मुझको ज्ञान भाई ने बुलाया, फिर सरोज जी ने बुलाया और आज हमको धवन साहब ने आमंत्रित किया, हितेश जी ने आमंत्रित किया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। मैं जब शाहजहांपुर आता हूँ मुझे कभी नहीं लगता कि मैं किसी कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। फोन पर झगड़ा भी करता हूँ, फोन पर लड़ाई भी करता हूँ, व्यवस्थाओं के लिए भी झगड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आ गया, अपने भाइयों के बीच में आ गया और आनंद करने आ गया। मैं चाहता हूँ कि नात पाक यहाँ पर पढ़ी जाए, मनकबत, हम्द और नात, इन 3 तरह से हम धार्मिक साहित्य लिखते हैं उर्दू में, इस्लाम में। इसमें जो नात है वो हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के
गुण गाने का है, उनकी तारीफ करने का है, उनको धन्यवाद ज्ञापन करने का है, उनसे जुड़ने का है। हम ईश्वर के अवतारों को मानते हैं और पैगंबर के कहे हुए वचनों पर चलते हैं। तो आइए मैं आमंत्रित करूं, बिहार से हमारे बीच आए मीसम गोपालपुरी, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत फेमस शायर भी हैं, वो आए और नाच से इस कवि सम्मेलन को और भी शुचिता प्रदान करें। जोरदार तालियां मीसम गोपालपुरी। देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। देखिए, और ये शेर मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुरादा फरमाएंगे। यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है। वाह! यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है। नबी के पैकर से मिल रही है, नबी के पैकर से मिल रही है, हमें पयामे खुदा की खुशबू। हमने झूठ आज तक नहीं बोला, पूरा शाहजहांपुर जानता है। तो कभी झूठ नहीं बोला। पशु मेलों में भी जाना पड़ता है, कभी कॉलेजेस में जाते हैं, रामलीला में भी जाना पड़ता है। दिल्ली शाहजहां में मतलब कार्यक्रम था कवि सम्मेलन का, पहले रामलीला होनी थी, फिर कवि सम्मेलन होना था। हम और हेमंत पांडे वो बैठा किनारे, हम दो लोग आमंत्रित थे और हाथ से कभी कहीं करना ना था हमको, तो हम दोनों लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद रामलीला शुरू नहीं हो रही थी, पब्लिक आ चुकी थी। रामलीला का डायरेक्टर बड़ा घबराया हुआ सा आया, हमको देखा तो उसके चेहरे पे निराशा छा गई। बोला नहीं नहीं, अपने आप से ही बात कर, नहीं 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 ठीक नहीं। हेमंत पांडे पे नजर गई तो उसके चेहरे पे चमक आ गई। आज जुड़े रहना, ठहाकों के साथ इस कवि सम्मेलन का आगाज करेंगे हम। हेमंत के पास गया और ये अभी पिछले उसकी बात है, अभी मतलब जो दशहरे गुजरे उन्हीं की बात है, दिल्ली शाहजहां का। हेमंत के पास गया परेशान सा, रामलीला का डायरेक्टर कह रहा हेमंत जी एक प्रॉब्लम आ गई है। हेमंत ने कहा भाई साहब क्या प्रॉब्लम आ गई? रामलीला का डायरेक्टर बोला हेमंत जी आज सीता नहीं आया है। बिल्कुल सच्ची घटना। मुस्कान को ढाकों के साथ तालियों का मिक्सचर तैयार करिएगा। तो इन्होंने कहा अच्छा तो ऐसा करिए कवि सम्मेलन शुरू करा दीजिए, पहले हम सर्वेश भैया पढ़ लें, तब तक आ जाएगा। बोले नहीं वो आएगा नहीं, वो भाग गया है, हमें आपकी मदद चाहिए। हेमंत बोले बताइए बताइए क्या मदद चाहिए? वो बोला आप सीता बन जाइए। हेमंत पांडे जो बैठा थे तो किनारे, तो हेमंत नाराज हो गए, बोला मैं लाफ्टर चैंपियन, अभी मैं इतना फाइनल तक पहुंच के आया हूँ, पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, अभी मैं दुबई से लौटा, उसके बाद मैं ओमान में कवि सम्मेलन करने गया, मैं सीता बनूंगा? मुझे मौका मिल गया कि हेमंत को आज फंसा सकते हैं। हमने कहा हेमंत लोग राम के लिए एक दूसरे की जान दे देते और ले लेते हैं, तुम 15 मिनट के लिए सीता नहीं बन सकते? अब भाई ये मजबूर हो गया, अब हम बड़े भी थे, मेरी बात माननी थी, तो ये सीता बन गया हमारा प्यारा हेमंत। अच्छा उस दिन सीता हरण का सीन, उस दिन सीता हरण का सीन, हमारे जितने पुराने जगन्य श्रोता बैठे वो भी आनंद लेंगे। सीता हरण का सीन, इनको साड़ी वाड़ी पहना के कुटिया के अंदर रखा गया। रावण आया, माता भिक्षा दे, उसने तो संस्कृत में मांगा था लेकिन मैं हिंदी में बता रहा हूँ अनुराग जी, माता भिक्षा दे, माता भिक्षा दे। माता जले बुने बैठे थे, निकले बोले हाँ ले भिक्षा। अच्छा रावण भी भाग गया था, नया रावण पकड़ा गया उसी ने। भगवान के सब सच्चे, नया रावण पकड़ा गया, वो रेखा शब्द भूल गया, रेखा शब्द भूल गया।
मेरा लाइन के बाहर आके दे, लाइन के बाहर आके दे। रावण लाइन की बात करते, लाइन के बाहर आके दे। तो कह हेमंत जो है लाइन के बाहर, सीता जी लाइन के बाहर आ गए। जैसे सीता लाइन के बाहर आए, रावण ने अपना कमंडल फेंका, ये फेंका वो फेंका, बोला हा, मैं कोई साधु साधु नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूँ, तुम्हारा हरण करने आया हूँ। हेमंत पांडे भी कनपुरिया आदमी, तुरंत अपनी साड़ी पाड़ी फेंकी, बोले हा, मैं भी कोई सीता वीता नहीं, कानपुर ग्वालटोली का हेमंत पांडे हूँ। अब रावण पीछे पीछे और ये पीछे पीछे, रावण आगे आगे, ये पीछे पीछे, हरण कर दोनों फरार हो गए। और वहां से भागा हुआ सीधे इस रामलीला के मंच पर हेमंत बरामद हुआ। जोरदार तालियां बजा करके हाथ से शुरुआत करते हैं भाई हेमंत। अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद देते हुए शुरू करना चाहता हूं। आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी देश के बड़े संचालक हैं। थोड़ी देर के लिए निवेदन है कि यदि चाय पानी रुक जाएगा इधर आने में तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। पूरे साल आप लोग तैयारी करते हैं कि कभी सम्मेलन अच्छा हो जाए, कभी सम्मेलन जब शुरू हो जाता है तो बीच में इधर से आना उधर से आना, चाय पानी, तो वो कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी एक साल की मेहनत खराब हो जाती है। हमारा जो तय होता है वो तो आप हमको दे ही देंगे, तो हम लोग चले जाएंगे लेके, फिर बाद में आप लोग कहेंगे गुरु मजा नहीं आया, है ना। तो मजा आना बहुत जरूरी है। सरोज मिश्रा जी बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। शाहजहांपुर ही नहीं, देश के बड़े गीतकारों में एक, उन्होंने तमाम बार मुझे शाहजहांपुर बुलाया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय इंदु अजनबी जी बैठे हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ शुरू से ही रहा है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। मेरी थोड़ी सी भी प्रगति होती है तो मुझे फोन करके बधाई देते हैं। आदरणीय अग्रवाल जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बड़े मंच पर मुझे बुलाया। मैं कानपुर से आया हूं, हमारे कानपुर से भी आदरणीय आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं सर? अनुराग जी, सर मैं प्रणाम करता हूं आपको। मैं कानपुर वालों का बहुत सम्मान करता हूं। असल में कानपुर का ऐसा आदमी पूरी दुनिया में आपको सर कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरी दुनिया चले जाइए, कानपुर ऐसा व्यक्ति कभी मिल ही नहीं सकता है। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो लिखा रहेगा बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए तो लिखा रहेगा आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है लखानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ। ताली एक बार बजा दीजिए जोरदार तो मैं शुरू हो जाऊं। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत ताली बजा रहे हैं। और कभी सम्मेलन को जमाने की बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ले रखी। चाय वाले को चाहे जितना मना करो, लेकिन वो मानेगा नहीं। अब नहीं मानना तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। मैं 10-15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि कानपुर के लोग इतने अद्भुत हैं साहब, अनुराग जी पूरी दुनिया में नहीं मिल सकते। मैं हरियाणा के कवि सम्मेलन में गया, वहां से लौट के कानपुर आया तो जीवन का सबसे बड़ा पाप ये कर दिया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमारी घड़ी खराब, हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? इधर के लोग थोड़ा चुप हो जाए। हमने कहा टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत निकल लो, टाइम बहुत खराब है और तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना। तो हमने कहा गुरु तुम टाइम नहीं बता रहे हो तो ये बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो कहने लगा एक लड़की से हमने को इतना कहा है कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, हमारा दिमाग बहुत खराब है। तो हमने कहा तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है? तो कहने लगा एक लड़की के चक्कर में हम 5 साल से लगे थे। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित और सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं। तो हमने कहा गुरु इसमें हुआ क्या? कहने लगा हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट और पूरे शहर में होल्डिंग लगी गई युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो इस तरीके का हमारा कानपुर है। आगे के लोग बैठे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मुझे सर्वे सर ने बताया। ऐसा नहीं है कि नेता हमारे कानपुर के खराब हों, नेता हमारे कानपुर के भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। प्रमोद जी 1 महीने पहले भी हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने इस बकरे को खा लिया। तो ताली बजाइए एक बार खुल के। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ, कवि सम्मेलन की ओपनिंग कर रहा हूँ। ताली आप हमारे लिए कम बजाएंगे तो ये बड़े बड़े कवियों को और भी आना है। तो मैं इस तरीके का हूँ साहब, कानपुर के लोग इतने अद्भुत हैं,
आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अभी जब नीरज चोपड़ा ने, अनुराग जी, स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के, तो एक कवि ने हमसे कहा कि ये भाला पंजाब के लोग जीतेंगे, हरियाणा के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, कितने आलसी हैं। तो हमें सब बहुत खराब लगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई आलसी कहता है तो हमें बहुत खराब लगता है। तो कह लेगा स्वर्ण पदक हरियाणा के लोग जीत रहे हैं। हमने कहा गुरु बहुत अंतर है हरियाणा के बच्चों में और हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है, 2-4 घंटे मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। शाम को फिर वो जिम जाता है, फिर 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लग जाता है। अब उसके सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है और फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर शाम को सो जाता है, 7-8 बजे जब वो सो के उठता है, बियर की बोतल खोलता है, तो उसी चौकी इंचार्ज को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भाई साहब पहचाना, सुबह मिले थे। अब दरोगा समझता गुरु इस समय इसके मुंह में इस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा रात में मारते मारते उसको थाने लेके आता है और अपनी सेल्फी डालता है वही दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर रात भर गुड्डू भैया की होती कुटाई। फिर 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है। फिर वो छूट के आता है। छूटने के बाद वो लेता है सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो 1,80,000 की। फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में गरम पूरी न मिली तो वो गोली चलवा देता है। गोली चलवा चुका होता है इसलिए वो विधायक बन जाता है। विधायक बन जाता है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर वो फीता काटने जाता है। तो उत्तर प्रदेश को लोग साफ फीता काटने के लिए हैं, न कि दंड पीलने के लिए हैं। एक बार आप जोरदार ताली बजा दीजिए तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई, 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको किलो लोहा फेंक के मारते हैं, लेकिन तालियां कमजोर है आपकी, जवाब सही है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा और दूसरे क्वेश्चन में और आप ताली बजाइएगा। हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो ये हमारे होता है। वैसे बच्चे बहुत होशियार होते हैं आजकल के। आप सुन बहुत अच्छा रहे, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। अनुराग जी भी हमारे कानपुर से आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर उत्तर प्रदेश इतना अद्भुत है पूरे देश में, यहाँ कैरियर बनाने के लिए सर कोई खर्चा नहीं। आप चले जाइए दिल्ली, दिल्ली के बच्चे के पिता जो होते हैं बच्चों को कैरियर बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं। मुंबई चले जाइए, करोड़ों रुपए बच्चों के लिए खर्चा। उत्तर प्रदेश में कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 200 रुपए का कुर्ता लीजिए, 100 रुपए का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगोछा, तैयार हो गया युवा हृदय सम्राट। क्यों सरोज जी, ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। सुन बहुत अच्छा रहे सर, मैंने आपको नहीं कहा आपके जूते का कलर अलग है, मैं आपको तो हाँ, तो आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप लोग साहब 10-5 मिनट में आपके बीच में रहूंगा। मंजू जी बैठी हुई है, देश की बड़ी कवित्री है, श्रृंगार की अद्भुत कवित्री है। वो आएंगे, श्रृंगार की बात करेंगी, प्यार मोहब्बत की बात करेंगी। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। योगी जी की जब सरकार नहीं थी उसके पहले 12-13 गर्लफ्रेंड मेरे पास में थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने हमने सबसे पहले सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि यूपी पुलिस ने सबसे ज्यादा तुड़ाई अगर किसी की लठ बजाया तो प्यार करने वालों को बजाया। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूँ। दूर क्यों रहता हूँ आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ, मजा आ जाए तो पूरा सदन एक बार ताली बजाना। हमने कहा एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, मैं प्यार क्यों नहीं करता। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया,
देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, और बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। तो मैं तो सरकार अच्छा सरोज भैया इसलिए दूर रखता हूँ, लड़कियों की बीमारी होती है। किसी लड़की से आप कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं इसीलिए प्यार नहीं करता था। लड़कियों की बीमारी होती है, बीमारी सही हो तो पीछे के नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का गौर से देख लो तो कहेंगे देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। आप बताइए। जैसे ही मच्छर ने मुझे काटा, हमने मच्छर को पकड़ा और उसे कान में डांटा। आपको लगे कि शाहजहांपुर में कौमी एकता का ये मंच है, एक अच्छा बैंक सुनाया, पहली बार पढ़ रहा हूं, अगर भूल भी जाऊं तो मुझे लग रहा है मेरे घर का मंच है, आप ताली बजाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। एक रात जैसे ही मच्छर ने मुझे काटा, मैंने मच्छर को पकड़ा, उसे कान में डांटा। हमने कहा शर्म नहीं आती जो इंसानों को काटते हो, खामखा उनका खून चाटते हो, जब खून ही नहीं रहेगा तो मेरे साथ क्या जिएगी। सारा खून तुम पी जाओगे तो बीबी का खाक पिएगी, सारा खून तुम पी जाओगे तो बीबी का खाक पिएगी। फिर देश के नेताओं के बारे में सोचो, जो महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़े हैं, जो महंगाई बढ़ाने में सबसे अड़े हैं, खून पीने में तो मच्छरों से बड़े हैं। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मच्छर बोला तुम शर्म की बात करते हो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। और अय मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा? अय मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा? और तुम तो आदमी होके आदमी को काटते हो, देश को टुकड़ों में बांटते हो। तुम तो आदमी होके आदमी को काटते हो, देश को टुकड़ों में बांटते हो। मैंने मंदिर और मस्जिद को लड़ाया नहीं, किसी छप्पर को मैंने जलाया नहीं, मेरे द्वारा किसी की नाली की चूड़ी नहीं टूटी, किसी अबला की मैंने इज्जत नहीं लूटी, मेरे द्वारा नहीं हुआ किसी धर्म या जाति का अपमान। काटते समय मैंने ये नहीं देखा वो हिंदू है ये मुसलमान, काटते समय मैंने ये नहीं देखा हिंदू है ये मुसलमान, और ये माना कि दूध का जला हूँ, मच्छर हूँ भाई साहब, और तुम इंसानों से भला हूँ, तुम इंसानों से भला हूँ। ये थोड़ा सा मैं भूल गया था, लेकिन फिर भी आपकी तालियों ने उसे पास कर दिया। एक कविता मैं आपको और सुनाना तो भैया सुनिएगा, सरोज जी सुनिएगा एक कविता। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीच रो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आप खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निगला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलियों के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, लखीमपुर की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, इन पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो कोई पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मेरी तो कोई पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूँ देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा न हो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा न हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सीखते थे कसाई हो गए, तब तक भाई भाई क्या दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा, तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को आदाब अर्ज करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। बहुत खूबसूरत मंच सजाया गया है कौमी एकता का यह मुशायरा, और मैं इससे कबल भी कई मरतबा आपके दरबार में हाजिरी हुई हो चुकी है। मैं चार पंक्तियां करके
आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत इनायत। अगर सुन रखी हो तो उसे भी ऐसे सुन लीजिएगा कि जैसे कि आप पहली बार सुन रहे हैं, और आप सभी का आशीष, आप सभी की दुआएं, आप सभी की मोहब्बतें चाहती हूँ। समाप्त कीजिएगा। स्वागत। वाह। मेरे सब गीत गजलें प्रेम की बौछार करते हैं, वाह वाह। तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मेरे सब गीत गजले प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ मगर ये सोच करके मैं चली आई, प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। बहुत अच्छे। बस यही हिंदुस्तान की जरूरत है। वाह 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 वाह। जी मैं पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मोहब्बत। जी मैं पढ़ती हूँ कि मेरे सब गीत गजले प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ मगर ये सोच करके मैं चली आई, प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार। जरा हमको अपनी जान से प्यारा है वतन का, जरा जरा हमको अपनी जान से प्यारा है हमारा खून इस मिट्टी में है शामिल दिखा देंगे। बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन गौर से सुन ले, बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन गौर से सुन ले। वतन पर आँच आएगी तो हम खुद को मिटा देंगे। वतन मोहब्बत के मारे। सर्वेश अस्थाना जी कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत बाद में सिखाऊंगा। अब मैं सुनिए पढ़ती हूँ 4-4 पंक्तियां करके, उसके बाद जो गजल मुझे पढ़नी है मैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, मेरी किस्मत मेरी जिंदगानी हो तुम। मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, मेरी किस्मत मेरी जिंदगानी हो तुम। दूर रहने से क्या चाहते मिट गई, दूर रहने से क्या चाहते मिट गई। मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम, मैं हूँ सूखी नदी और पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से गजल का मतलब आप तक पहुँचाती हूँ, उसके बाद छोटा सा गीत, उसके बाद मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे बाबा बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे बाबा बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे बाबा बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा बाबा। अगर तालियां बजानी है तो सब मिलके बजा दीजिए, तो मुझे बंदा थोड़ा सा अच्छा लगे। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, बंद समाप्त कीजिएगा। कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में
यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समाप्त की जगह पढ़ती हूँ कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे बाबा मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे बाबा ना बाबा। अंतिम बंद पढ़ती हूँ, आखिरी बंद पढ़ती हूँ, सुनिए। धवन साहब इधर देखो, उधर मत देखो। आपकी कितनी आंखें हैं, आप इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, धवन सर को भी पता नहीं जाने क्या है। पढ़ती हुए सुनिएगा कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे बाबा मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। इस आखिरी बन के बाद आप सभी से विदा लूंगी, सुनिएगा। धवन साहब अब आप बैठो, जिसको आना हो आवे, जिसको जाना हो जाए। आपने निकायत को सुन लिया, आप आज अंतरराष्ट्रीय सम्मान के साथ सोएंगे, ये हमको पता है। मतलब बंदा दौड़ के यहाँ आ गया के और सुना दो, हमारे में एक बार भी नहीं आए। यही होता है कवियत्री और कवि में अंतर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अगले जन्म में मुझको कवियत्री बनाए, मुझे शाहजहांपुर भेजे और इनका धवन साहब का रिटायरमेंट कैंसिल करे, जिससे ये हमारे पास भी दौड़ के आए। एक बार धवन साहब के लिए ताली हो जाइए। हम घर आ चुके हैं और रात के 1 बज गए हैं। कवि सम्मेलन से लौट आए हैं घर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और इतना ज़्यादा सुबह तक तो रुकना पॉसिबल नहीं था, और रिकॉर्ड भी कर आप लोगों को इतना लंबा नहीं दिखा सकते थे। पॉसिबल तो नहीं हो सकता है कि हम पूरा आपको कवि सम्मेलन इस पे यूट्यूब पे दिखा दें। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है, जो भी कह लीजिए कवि सम्मेलन है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग कमेंट कर बताते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो आगे से ऐसे कोई भी शाहजहांपुर में प्रोग्राम वगैरह होंगे तो हम उसकी लाइव स्ट्रीम करने का सोच सकते हैं। तो कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।